विजय अदालत कक्ष से निकलकर जेल की गाड़ी की ओर बढ़ा तो दीपा एकाएक उसके सामने आ गई। दीपा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसे यूं रोते देखकर विजय के चेहरे पर दर्द का तूफान फैल गया। वो बोला, रोती क्यों हो पगली? न रोऊं तो क्या करूं? दीपा सिसक उठी और बोली, कैसे समझाऊं अपने आप को? किस प्रकार दिलासा दूं स्वयं को? स्नेह किया तुम संग, प्रीत की डोरी बांधी, अपना सब कुछ तुम्हें माना और मैं तुम्हारी सूरत को भी तरस गई। पगली, ये तो समय की बात होती है। मिलन और बिछोह अपने हाथ में थोड़ी ही होता है। क्या पता है ईश्वर ने हम दोनों को केवल पीड़ाएं सहने के लिए ही धरती पर भेजा हो। विजय विजय, हो सकता है कभी अच्छा समय भी आए, हो सकता है ये दो बिछुड़े हृदय फिर एक हो जाएं। निराश क्यों होती हो? और वैसे भी तुम जो मेरे लिए इतनी तपस्या कर रही हो, क्या तुम्हें उस पर कोई भरोसा नहीं? तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हें उसका फल न मिलेगा? मुझे अपनी तपस्या पर पूरा भरोसा है विजय। भरोसा है तो निराशा छोड़ दो, आंसू पोंछ लो और मुस्कुराओ। एक बात याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि यदि हमारे भाग्य में मिलन लिखा है तो संसार की कोई शक्ति हमें जुदा न कर पाएगी। हम एक रहेंगे दीपा, हमेशा एक रहेंगे। दीपा को विजय के इन शब्दों से काफी बल मिला। उसने अपनी सिसकियां पी डाली और फिर बातों का विषय बदलकर बोली, विजय, मैंने तुम्हारा केस प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर मदान को सौंप दिया है। ऐसा मैंने चौधरी के विरुद्ध प्रमाण जुटाने के लिए किया है। कपूर साहब ने कहा था कि यदि हमें चौधरी के विरुद्ध उचित प्रमाण मिल जाते हैं तो फिर तुम्हारे बरी होने में कोई संदेह न रहेगा। लेकिन दीपा, पहली पेशी पर चौधरी मुझसे मिला था। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे मुकदमे की पैरवी न करूं। साथ ही उसने ये भी स्वीकार किया कि जमींदार साहब का खून उसने किया है। उसने बताया कि वो उस समय उसी मकान में मौजूद था और खिड़की के पीछे खड़ा था। हालांकि उस समय उसका इरादा ऐसा न था, किंतु जब उसने पिता पुत्र के बीच विवाद होते देखा तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया और जमींदार साहब का खून कर दिया। मैंने ये सब कपूर साहब को बताया तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं इस संबंध में किसी प्राइवेट जासूस की मदद लूं। पर दीपा, विजय बोला, प्राइवेट डिटेक्टिव की फीस दे दी है मैंने। कितने? 20,000। 20,000? विजय चौंक कर बोला, किंतु इतनी बड़ी रकम? दीपा शायद जानती थी कि विजय उससे ये प्रश्न अवश्य करेगा, अतः वो बोली, कंपनी से मिल गई थी, वेतन से कटती रहेगी। दीपा, न जाने तुम्हारे ये उपकार मैं कैसे उतार पाऊंगा। नहीं विजय, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। अपनों के लिए किया गया कार्य उपकार माना भी नहीं जाता। मैंने तो जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है, अपने प्यार के लिए किया है। तभी साथ खड़े कांस्टेबल ने विजय को गाड़ी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। ये देखकर दीपा की आंखों में फिर आंसू आ गए। रुंधे स्वर में वो बोली, विजय, चलता हूँ दीपा, अपना ध्यान तो रखोगे न? बिल्कुल रखूंगा दीपा, किंतु अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए। अच्छा अब चलता हूँ। इतना कहकर वो कांस्टेबल के साथ जेल की गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही दीपा की आंखें सावन भादो बन गईं। संध्या का समय था। आकाश में डूबते सूर्य की लालिमा अभी शेष थी। लॉन में अपनी व्हील चेयर पर बैठा कमल आकाश में उड़ती पक्षियों की टोलियों को देख रहा था। संध्या के कारण ये पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी शिवानी वहां आए और मेज पर चाय का प्याला रखकर जाने लगी। कमल जानता था कि शिवानी उससे नाराज है। पिछले सप्ताह शिवानी के प्रति कई कटु वाक्य उसके मुंह से निकल गए थे। कमल को अपने शब्दों पर पश्चाताप भी हुआ था। शिवानी को यो चुपचाप जाते देखकर उसके हृदय में पश्चाताप की वही भावना फिर उठी और उसने शिवानी को पुकारा, शिवा। शिवानी के पांव रुक गए, नाराज हो गई। कमल फिर बोला, नहीं, किंतु तुम्हारा यो प्रत्येक समय मौन रहना और कुछ न कहना। क्या कहूँ? कुछ अपने विषय में, कुछ दीपा के विषय में। अपने विषय में कहने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। 15-20 दिन की मेहमान हूँ। रही दीपा की बात तो वह आपकी पत्नी है, उसके विषय में कुछ तो आपको बुरा लगेगा और ऐसा हुआ भी है। नहीं शिवा, भैया। शिवा फिर बोली, ये तो संसार का है और अधिकांश परिवारों में यही होता है। लोग विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के होकर रह जाते हैं और बहनों को भूल जाते हैं। यदि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? बहनें तो वैसे भी पराई होती हैं। अपने बाबुल के घर रहना ही कितना होता है, जबकि पत्नी तो हमेशा साथ देती है, हमेशा साथ रहती है। शिवानी के इन शब्दों में अथाह पीड़ा थी। कमल तड़पकर बोला, नहीं शिवा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे लिए आज भी वही नन्ही गुड़िया हो और मेरे हृदय में तुम्हारे लिए आज भी वही ममता है। यकीन करो, मैं अपनी गुड़िया के लिए संसार के प्रत्येक रिश्ते को ठुकरा सकता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने दीपा का पक्ष लिया और तुम्हें अनुचित कहा,
मैं ये भी मानता हूँ कि दीपा के कदम किसी गलत राह पर चल रहे हैं और वो हमें धोखा दे रही है। उसका प्रत्येक सुबह बंद संवर कर घर से निकलना और संध्या को लौटना मुझे भी पसंद नहीं। अच्छे घरों की औरतें ये सब करती भी नहीं हैं। फिर आप उसे रोकते क्यों नहीं? इसलिए शिवा, क्योंकि बुराई को कभी बुराई से समाप्त नहीं किया जाता, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को लड़ाई झगड़े से सही मार्ग पर नहीं लाया जाता। ऐसा करने से वो व्यक्ति विद्रोही हो जाता है और विद्रोही की भावना उस व्यक्ति से कुछ भी करा सकती है। तो क्या मैं समझे कि नहीं शिवा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं उसकी ओर से हमेशा आंखें बंद किए रहूंगा। मैं उसकी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख रहा हूँ। मैंने उसके पीछे अपना एक आदमी भी लगा दिया है जो ये देखता है कि वो कहाँ जाती है और किन किन लोगों से मिलती है। शिवा ने कहा, फिर आप उसे रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ते? आप उसकी गलतियों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं, अभी यह उचित नहीं शिवा। और फिर यह भी तो हो सकता है कि दीपा वास्तव में गलत न हो और हम ही उसके विषय में गलत सोच रहे हों। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना भी तो ठीक नहीं। तो क्या यह नाटक हमेशा चलता रहेगा? ये कैसे हो है? नाटक कितना भी क्यों न हो, किंतु एक न एक दिन तो उसे खत्म होना ही पड़ता है। उसी प्रकार से यह नाटक भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप जाने भैया, शिवा बोली, मैंने तो दीपा से इस संबंध में कहना ही छोड़ दिया है। इतना कहकर शिवानी वहां से चली गई। कमल ने प्याला उठा लिया